मैं हामला नहीं हो रही थी, इसलिए आज डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मेरे शोहर को बाहर बैठने के लिए कहा और अंदर से कमरे को कुंडी लगा दी। मुझे वहाँ पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जब से मैंने ये सुना था कि इस हॉस्पिटल में एक मेल डॉक्टर इलाज करता है, मैं कैसे किसी मर्द से ऐसा इलाज करवा सकती थी। मैं इस उलझन का शिकार थी कि न जाने वो मुझसे कैसे कैसे सवाल करेगा, क्या कहेगा और मैं इसे कैसे जवाब दे पाऊंगी। मैंने अपने शोहर से कहा भी था कि वो मेरा इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवा दें, लेकिन वो कहने लगा, मैंने सुना है इस डॉक्टर के हाथ में जादू है। इसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी इससे नाकामी नहीं हुई। लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं अपनी इस उलझन में उलझी हुई थी। मैंने अकरम का हाथ पकड़ लिया, वो भी मेरे साथ खड़ा हो गया। लेकिन नर्स ने कहा कि वो डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को ही चेक करता है, पेशेंट के साथ किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा नर्वस होने लगी थी। मैं चाहती थी, मुझे फिर ये समझ नहीं आता था, लिहाजा मैं बहुत झिझक रही थी। मैं इस नर्स के साथ डॉक्टर के रूम तक पहुंची। नर्स मुझे डॉक्टर के रूम के अंदर ले गई। सामने डॉक्टर को देखकर मैं कुछ हैरान सी हो गई थी। जिसके बारे में मेरे शोहर ने कहा था कि वो एक बहरंग डॉक्टर है। आज तक इसके हाथ से कोई भी केस खराब नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से तो डॉक्टर काफ़ी उम्र दराज होना चाहिए था, लेकिन वो तो नौजवान सा डॉक्टर था। यही कोई अकरम की उम्र का ही था। मुझे देखकर इसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे मैं इसके सामने बैठी तो उसने नर्स से कहा कि कमरे से बाहर जाओ, मुझे मरीज को चेक करना है। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो नर्स ने मस्बत आकर दरवाज़ा लॉक किया और वो कमरे से बाहर चली गई। पहले तो इस डॉक्टर ने मुझे सर से लेके पाँव तक बड़े ख्वाल से देखा। फिर जो सवाल इसने मुझसे किया, मैं तो वो सुनकर शर्म से पानी पानी होने लगी थी। डॉक्टर कहने लगा, शादी को कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा 4। पूछने लगा, शोहर से ताल्लुक़ बनाते वक्त खुशी होती है या नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। शर्म की वजह से मेरी नज़रें छूट गई थी। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, हमला होने के लिए कब से दवाइयाँ का इस्तेमाल कर रही हो? मैंने कहा पिछले 2 साल से। तो डॉक्टर ने कहा, क्या इससे पहले तुम कभी उम्मीद से हुई हो? मैंने कहा शादी के 1 साल बाद ही उम्मीद से हुई थी, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी क्योंकि वो बच्चा जन्म लेने से पहले ही कैसे मेरे पेट में मारा गया था। मेरी बात सुनता तो वो कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर वो डॉक्टर कहने लगा, यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही चेकअप करता हूँ, इनमें से तो कभी किसी को कोई इतराज़ नहीं हुआ। अगर आप इलाज करवाना चाहती है तो ठीक है, वरना आप जा सकती हैं। इसके बाहर अकरम नर्स के साथ अंदर आया। डॉक्टर ने इसे भी सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। डॉक्टर कहने लगा, आप इनको अपने साथ वापस ले जा सकते हैं। पहले अपनी बीवी को मनवा कर लाइएगा कि इसे अपना इलाज मुझसे करवाना है या नहीं। जब ये दिल से राज़ी हो जाएं तो फिर आप मेरे पास लेके आ सकते हैं। ये सुनकर अकरम ने मुझे गुस्से से उठने का इशारा किया। मैं खामोशी से नज़रें झुकाए कमरे से बाहर निकल आई। वापसी के पूरे रास्ते वो गुस्से में ट्रीट करते हुए अकरम मुझे यही बातें सुना रहा था कि पिछले 4 सालों से मैं तुम्हारा इलाज ही तो करवा रहा हूँ, लेकिन तुम हमला नहीं हो पा रही हो और हर जगह से मुझे मायूसी ही है। इस डॉक्टर की गारंटी है कि इसके इलाज से औलाद हो जाएगी। आपने क्यों मेरा हमल ज़ाया करवाया? सारी खराबी इसी वजह से हुई है। अगर मैं बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही हूँ तो इसमें आपकी ही गलती है, मेरी नहीं। और अब आप चाहते हैं कि मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर करें। तो मैं आज गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। मैंने अकरम से साफ कह दिया था कि मुझे ऐसा इलाज किसी भी मेल डॉक्टर से नहीं करवाना। मेरी बात सुनकर अकरम ने कार की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। मेरा दिल पहले से डर रहा था। मैं जानती थी कि वो गुस्से में ऐसा कर रहा है। गुस्से में मैं भी खामोश हो गई और खिड़की के बाहर से देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। लेकिन अगर मैं इसे कहती कि मुझे डर लग रहा है तो वो गाड़ी की स्पीड स्लो की बजाय तेज़ कर लेता था। वो ऐसा ही था, जज्बाती। इन 4 सालों में मैं इसे अच्छी तरह से जान गई थी कि मेरा किसी बात पर एतराज़ उठाना अकरम को गुस्सा दिलाता है और गुस्से में वो पागल हो जाता है और इसे कुछ भी नज़र नहीं आता और अकरम का गुस्सा सहने के लिए मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैं बहुत ही गरीब थी। जब घर में खुशहाली होती तो हमारे घर में तो यूँ हमेशा गरीबी ही देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा का एक्सीडेंट हुआ था। उनकी दोनों टांगें इस एक्सीडेंट में चली गई थी। तब से मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और तभी घर में चूल्हा जलता था। पापा के अंदर ज़िंदगी जीने की अमल ख़त्म हो चुकी थी। वो चारपाई पे पड़े अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहे थे। और जब मैं 15 साल की हुई तो पापा इस दुनिया जहान से अलविदा कर चुके थे। मेरी माँ तो पहले ही काम करती थी,
अब बाप के जाने के बाद इन्होंने वैसे ही काम करना था, क्योंकि कमा कर लाने वाला तो अब कोई था नहीं और मेरी माँ ही मुझे कमा कर पाल रही थी। 5वीं क्लास के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरी माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। घर अपना था, इसलिए इतने ज़्यादा दुख नहीं होते थे। अम्मी को जो भी पैसे मिलते थे जैसे तैसे घर की वो मेरी फीस भी भर देती थी और आगे भी मुझे पढ़ाना चाहती थी। वो मुझे समझाती थी कि पढ़ाई के बिना ज़िंदगी भी कुछ नहीं है। माँ ने कहा कि मेरी तो जैसे तैसे ज़िंदगी कट गई है, लेकिन मैं तुम्हें खुशहाल ज़िंदगी देना चाहती हूँ। पढ़ लिख जाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी और किसी के मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती थी। अब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान करना बंद कर दिया, क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। अब ज़िंदगी यूं ही गुजरने लगी और मैं 21 साल की हो चुकी थी। मम्मी की एक सहेली थी जो अब शादी के बाद शहर में रहने लगी थी, इसलिए अपने बेटे अकरम के साथ मेरी शादी कर दी। मेरी अकरम की शादी को 5 महीने ही हो गए थे कि मेरी माँ इस जंग से चली गई। मैं ख्यालों की दुनिया में एकदम से चौंक निकली थी, क्योंकि घर के सामने बड़ी जोर के ब्रेक लगने पर रुकी थी। मेरा सर सामने बोर्ड से टकराते बचा था। मेरे उतरने से पहले ही अकरम गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा बड़े ज़ोर से बंद कर दिया और घर के दरवाजे पर ताला खोलने लगा। ये देखकर मैं समझ गई थी कि आज फिर मेरी शामत है। मुझे तो इंसान कोई दिमागी मरीज़ लगता था। जब से मेरी शादी हुई थी मुझे ज़िंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे ये बात समझ ही नहीं आती थी कि कब कोई बात इस इंसान के मिजाज के खिलाफ हो जाएगी और ये मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बनाकर रख देगा। जैसे ही मैं घर के दाखिल हुई, इसने मुझे बाजू से दबोच कर पकड़ लिया और गुस्से के अंदर कमरे में ले गया। मुझे बेड पर लटा कर कहने लगा, बहुत ज़्यादा ज़ुबान चलने लग गई है तुम्हें मेरे सामने। तुम जानती हो कि मुझे बस पसंद नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी आज माफ़ कर रहा हूँ। आगे के बाद मेरे सामने तमीज़ के सामने पेश आना और ये बात मेरी कान खोलकर सुन लो। मैं कल तुम्हें दोबारा उस डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और तुम खामोशी से इसका चेकअप करवाओगी। अकरम इस कदर गुस्से में मुझसे कह रहा था। मैं जानती थी अगर मैं इसकी बात से इनकार किया तो वो मुझे इस डॉक्टर के पास दोबारा ले जाएगा, और वैसा ही हुआ। अगले दिन वो मुझे उसी डॉक्टर के पास दोबारा ले गया। वो डॉक्टर मुझे देखकर दंग से रह गया। वो मुस्कुराने लगा था, फिर कहने लगा, बेड पर लेट जाओ। मैं इस बार खामोशी से लेट गई। इसके बाद जब इसने कमरे की लाइट बंद कर दी तो मेरी होश उड़ गई थी। मैं सोचने लगी कि कौन सा चक्कर था जो ये लाइट बंद करके मेरे साथ करना चाह रहा था। मैंने कहा कि आपने लाइट क्यों बंद की है? वो कहने लगा, मेरे इलाज का यही तरीका है। इस कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैं बहुत घबरा रही थी। जब मेरी शादी अकरम से हुई थी तो घर में बस माँ बेटा ही थे। शुरू में मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन अकरम से तंग आ चुकी थी। 2 बार वो मुझ पर हाथ उठा चुका था। छोटी छोटी बातों पर वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता था कि मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। कभी कभी कहता था कि तुम शर्ट को सही तरीके से प्रेस नहीं करती हो। कभी कहता था तुम्हें चाय अच्छी बनानी नहीं आती। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि जैसे इसे पसंद आ जाए वैसा ही काम करूँगी, लेकिन वो किसी तरह भी राज़ी नहीं होता था। शादी के कुछ महीनों बाद ही जब मैं पहली बार अम्मी के घर आई तो मेरा ये हाल अकरम ने ही किया था। सुनने वालों को शायद रूह कांप उठे। मुझे बहुत खुशी हो गई थी कि हो सकता है कि जब ये खबर अकरम को मालूम होगी तो वो सुधर जाएगा और मेरा ख्याल रखने लग जाएगा। लेकिन ये बात गलतफहमी थी। जैसे मेरी सास ने अकरम को ये खबर सुनाई तो उसे खुशी के बजाय गुस्सा आने लगा। रात भर जब मैं कमरे में आई तो वो बहुत सिगरेट पी रहा था। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। जब मैंने साइड टेबल पर देखा तो सिगरेट के बचे हुए टुकड़े पड़े थे। इसके बाद वो मुझसे कहने लगा, गांव की जाहिल औरत, कुछ तो ज़िंदगी एंजॉय करने का तरीका सीखो। अभी से बच्चों की जिम्मेदारी मुझे नहीं पड़ना। अकरम के मुँह से ये सुनकर मैं हैरान से रह गई थी। मैंने कहा, अकरम, ये तो अल्लाह की देन है और अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है, मेरे चाहने ना चाहने से नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर अकरम कहने लगा, लेकिन मेरी औलाद मेरे कहने से ही पैदा होगी, अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं चलेगी। जब मैं चाहूँगा तभी ये दुनिया में आएगी और जब मैं नहीं चाहूँगा तो कोई भी इसे दुनिया में नहीं ला सकता। अकरम की तरफ देखा तो मैंने कहा, अकरम, मैं ये सब नहीं करवाऊँगी। ये तो एक गुनाह है। जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, भला दुनिया में आने से पहले इसकी जान कैसे ले सकते हैं? मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। अकरम गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होती हो इस बात का फ़ैसला करने वाली? मेरी औलाद है, इसका फ़ैसला मैं ही करूँगा। मुझे इसे दुनिया में नहीं लाना।
ये कहने के बाद उसने लाइट बंद कर दी और सो गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि न जाने वो क्या करेगा। सुबह अकरम के उठने से पहले ही मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। अकरम के कमरे से बाहर आया और वो मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा तो मेरी सांस कहने लगी कि अकरम वो कहीं नहीं जाएगी और ख़बरदार तुमने इस बच्चे को ख़त्म करने के बारे में भी सोचा। अकरम ने मुझे गुस्से से देखा था। मैं सहम कर अपनी सास के पीछे छुप गई थी। वो गुस्से से मुझे घूरता हुआ बाहर चला गया। 3 दिन तक वो घर नहीं आया था। अब मुझे अकरम की फिक्र होने लगी थी क्योंकि गुस्से में वो अंधा हो जाता है और कुछ भी कर गुजरता है। मेरी सास मुझे तो कुछ भी नहीं कह रही थी लेकिन वो भी परेशान लग रही थी। इसके बाद अकरम घर आया और आते ही ज़मीन पर गिर गया और कहने लगा मेरी नज़र से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। मेरी सास भी ये सब तमाशा देख रही थी और मुझे कहने लगी जो तुम अपने कमरे में चली जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और फुट फुट कर रोने लगी। मेरी सास अकरम को बड़े ही प्यार से समझा रही थी लेकिन वो पागल खामोश था। मैं जानती थी कि इसकी खामोशी का मतलब क्या है। मैं इस बार सोच चुकी थी कि मैं इसकी बात पर कोई इतराज़ नहीं करूँगी। इसकी औलाद है, चाहे ज़िंदा रखे या मार डाले। जब मुझे ज़िंदगी यही अकरम के साथ ही गुजारनी है तो फिर मैं अकरम के साथ लड़ाई झगड़ा कैसे कर सकती हूँ। जैसे ही अकरम कमरे में आया, इससे पहले कि मैं इसे ये सब कह देती कि वो जो चाहता कर ले, लेकिन इसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। इसने मुझे ज़मीन पर धक्का दे दिया और फिर मेरे पेट पर ज़ोर ज़ोर से लाते मारने लगा कि मैंने बहुत आसानी से इस झंझट को ख़त्म करवाना चाहता था, लेकिन तुम भूल गई कि तुम मुझसे ज़िद करोगी तो तुम्हारा यही हाल होगा। अब मैं ऐसे ही इस झंझट को ख़त्म कर दूंगा। मेरी सास चीख सुनकर दरवाज़ा बजाने लगी। मेरी चीखों से पूरा कमरा डहल उठा था और मेरी चीखों को सुनकर वो परेशान हो रही थी, रो रो कर दरवाज़ा बजाने रही थी। अकरम से मिन्नतें कर रही थी कि अकरम प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, ये जुल्म मत करो। लेकिन अकरम ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला और उसने मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। मेरी चीखें इतनी तेज़ थी कि आज पड़ोस के कई घर मेरी चीख सुन रहे थे। मेरी सास कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी और कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं आज ही मर जाऊंगी। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मेरी सांस रोते हुए अकरम के पास आ गई और आँख छोड़कर बोली खुदा के लिए इसे आँख छोड़ दो, बोली खुदा के इसे छोड़ दो, चले जाओ। लेकिन वो तो पता बिना बैठा हुआ था। मेरी सास ने फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलवाया और मुझे अपने साथ वहाँ छोड़कर ले गई। 3 दिन मैं आग छोड़कर रही। इसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। अकरम मुझसे बिल्कुल ही बातचीत बंद कर रखी थी। मैंने भी अकरम से कोई बातचीत नहीं की थी। जो कुछ भी अकरम ने मेरे साथ किया था, मेरा दिल चाहता था कि मैं इस पर दिल आदमी की शक्ल भी ना देखूं। आज अपनी गलती की बुरी तरह से एहसास हो रहा था कि मैं अपनी माँ की बात मानकर कुछ पढ़ लिख जाती तो मुझे दिन ना देखना पड़ता। मैं इस बंदे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। इसे छोड़कर मैं कहीं भी छोटी मोटी कोई नौकरी कर लेती और अपनी ज़िंदगी बचा लेती, लेकिन अब मैं लाचाहत थी। इस आदमी की टुकड़ों पर पल रही थी। मुझे सर पर हाथ रखने वाला ना मेरा बाप था और ना ही मेरी माँ, ना ही मेरे पास पढ़ाई थी, और अकरम मेरी इस मजबूरी का तो फ़ायदा उठा रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी, वही मेरा ख्याल रख रही थी, लेकिन वो भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और ख़ुद भी कई बीमारियों से घिरी हुई थी। एक दिन अकरम खुद ही मुझसे बात करने लगा। मेरे दिल तो नहीं था कि मैं अकरम से बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाते हुए अकरम से बातचीत करना शुरू कर दी। फिर इसके अलावा दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। अकरम के साथ ज़िंदगी को गुजारती या फिर वापस अपने घर चली जाती मायके। मेरा कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने अकरम से बातचीत करना शुरू कर दी। जो कुछ हो चुका था, जो मैं खो चुकी थी, वो मुझे वापस नहीं मिल सकता था। 1 साल तक अकरम मुझे न जाने कौन सी मेडिसिन खिलाता रहा क्योंकि इसे बच्चा नहीं चाहिए था। इसी दौरान मेरी सास भी इस ज़मीनों से चली गई। उनके जाने से तो मुझे लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। वो तो मेरी फिर भी हिम्मत बनाए रखती थी और अकरम ऐसा था जैसे कि आज़ाद हो चुका था, क्योंकि शायद पहले माँ के सामने कुछ नरमी से बात कर लेता था, लेकिन अब तो ये सब खुली छूट मिल गई थी। अब तो आए रोज़ मुझ पर हाथ उठाता था, कभी चलाता या बर्तन तोड़ देता। फिर एक दिन मुझसे कहने लगा कि अब मुझे बच्चा चाहिए। ये सुनकर मेरा दिल दुखी हो चुका था। मैं अंदर से ख्वार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। 1 साल गुजर चुका था। फिर अकरम मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा तुम्हारी हुआ है कि प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। मेरे शोहर ने मेरे साथ जो जुल्म और ज़्यादती की थी, शायद इसी वजह से खुदा ने ये खुशी से छीन ली।
तो फिर मुझ पर ये राज भी खुल गया कि अकरम को औलाद क्यों चाहिए। असल में मेरी सास अपनी सारी जायदाद अकरम की बजाय अपने पोते या पोती के नाम कर गई थी, इसलिए अकरम को जो भी औलाद होगी वही सारी जायदाद की असल हकदार होगी। जब तक अकरम की कोई औलाद नहीं हो जाती, जब तक सारी जायदाद सरकारी खजाने में रहती और अकरम को सिर्फ जायदाद से रिश्ता। ये बात भी उज़र में अगर अकरम ने मुझसे लड़ते लड़ते कह दी थी तो मैं समझ गई थी कि इस औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसे तो सिर्फ जायदाद चाहिए थी जो इसकी माँ ने अकरम के आने वाले औलाद के नाम की थी। फिर इस डॉक्टर के बारे में अकरम का मालूम हुआ तो मुझे इसके पास ले गया। डॉक्टर अंधेरे कमरे में जब मेरे पास आया और उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया जिसमें मैं नहीं चाहती थी कि मैं कितने दिन तक बेहोश रहूँगी, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं इस हॉस्पिटल के ये प्राइवेट रूम में थी और मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मुझे अपना जिस्म बहुत बेजान सा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ याद भी नहीं था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में आकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, कह रहा था कि जी हाँ, सब काम ठीक हो चुके हैं, अरे आपकी बीवी उम्मीद से है। और नो, मेरा दिमाग चकरा रहा था कि आखिर मैं कब इस हॉस्पिटल में थी और कब से मैं बेहोश होती थी, मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं बेहोश की हालत में ही उम्मीद से कैसे हो सकती हूँ। एक के बाद सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। वो कहने लगी थी अपने बात मनवाने के लिए किसी हद तक जा सकता था। मैं उस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ हैरान हो गई थी। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ उस दिन अकरम अपने ऑफिस में था। जब फ़ोन पर डॉक्टर ने इसे खबर सुनाई तो वो तेज़ रफ्तार से ड्राइवर उठते हुए हॉस्पिटल पहुंच रहा था। रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया और इस बच्चे को एक मिनट देखना भी इसके नसीब में नहीं था। वो इस वक्त मर चुका था। मुझे इस मर जाने का कोई अफसोस ना था, पर जिस शरा की बातें करता था, यानी खुद को खुदा से भी ऊपर समझने लगा था। खुदा को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि ज़िंदगी और मौत सिर्फ खुदा के हक में है। ऐसे कुछ वह अकरम भी कर रहा था, और जो चाहे अपने बच्चे को दुनिया में ला सकता है, जब चाहे इसे मार सकता है। लेकिन वह नहीं जानता था कि इंसान से बढ़कर खुदा है, जिसको चाहे गिरा दे, जिसको चाहे उठा ले। इसके बाद मुझे अकरम का थोड़ा सा सदमा लगा था। मेरी आंखें नम हो गई थी, लेकिन मुझे कोई सदमा नहीं लगा था। मुझे अकरम के जाने का कोई दुख नहीं था। अकरम के जाने के बाद ज़िंदगी धीरे धीरे अपने रास्ते पर आने लगी थी। अपने बच्चे की परवरिश में दिलो जान से लग चुकी थी। मेरी सास ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी अपने पोते पे नाम कर दी थी, जो अब कानूनी तौर पर मेरे पास आ चुकी थी। इतनी प्रॉपर्टी थी कि मैं ज़िंदगी भर भी बैठकर खाती आराम से मेरी ज़िंदगी कट सकती थी। मैंने अपने बेटे को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बादशाह कहानी टीवी की तरफ से आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।